अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, ये अलजेब्रा के जो एक्सप्रेशन, दो चीज़ें मैथमेटिक्स में होती हैं, एक इक्वेशन होती है, एक एक्सप्रेशन होता है। बात ज़रा ज़हन में रखिएगा, बुनियादी सी बात है कि मैथमेटिक्स में सिर्फ 2 सर एक साथ तो नहीं होंगी ना दोनों टेस्ट, नहीं, नहीं एक साथ नहीं होंगी, वो इस हिसाब से प्लान करते हैं, एक साथ नहीं होंगी, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, तो अब सिलसिला ऐसे होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैथमेटिक्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सप्रेशन, एक होती है इक्वेशन। जब भी इक्वल की साइन आ जाती है तो हम कहते हैं कि वो इक्वेशन है, और अगर किसी भी एक चीज़ में, किसी भी मैथमेटिकल टर्म में इक्वल की साइन ना हो तो हम उसे एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं। ठीक है? जैसे फॉर इंस्टेंस ए इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं लिख देता हूँ ए इज़ इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है? क्योंकि इसमें इक्वल की सिंबल आ गई है तो हम कहेंगे ये इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं सिंपली ए प्लस बी प्लस सी लिखता हूँ तो ये क्या है हमारे पास, ये सिंपली एक एक्सप्रेशन है। स्क्रीन नॉट शोइंग, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। हाँ, फिर आपके नेटवर्क से कोई इश्यू है, आप रीजॉइन करें एक दफ़ा। चलें ठीक है, अगर नज़र आ गई है तो ठीक। अब अलजेब्रिक बेसिकली जनरल टर्म में, अंदर अलजेब्रा में हम क्या पढ़ रहे होते हैं, अलजेब्रा के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। ठीक है? कांस्टेंट क्या होता है, फॉर इंस्टेंस आपके पास जो नंबर होता है हमेशा, ये बुनियादी सी चीज़ है, जो नंबर जो हमेशा होता है वो कांस्टेंट होता है, और कोई वेरिएबल होता है जिसे हम अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं, उसकी वैल्यू, उसकी जो है आपके पास वर्थ जो होती है वो वेरी कर रही होती है, इसलिए उसे वेरिएबल कहते हैं। इट मीन्स, मैं अगर आम ज़बान में समझाऊँ तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई है हमारे पास एक्सप्रेशन में x, तो x की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। x की वैल्यू डिपेंड करेगी कि वो इक्वेशन में दूसरी वैल्यूज़ क्या हैं। तो इसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी, हर क्वेश्चन में, हर जगह पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। लेकिन अगर मैं उसकी जगह पे 7 लिख दूँ, 8 लिख दूँ, 9 लिख दूँ, तो ये इनकी फिक्स्ड वैल्यू है। 7 मीन्स 7 ही है, 8 मीन्स 8 है, 9 मीन्स 9 ही है, जहाँ भी होगा इसकी वर्थ, इसकी वैल्यू यही रहेगी। तो मैं अलजेब्रा में हमारे पास 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। जो नंबर्स हैं हमारे पास वो कांस्टेंट होते हैं, जो अल्फाबेटिकल जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता वो वेरिएबल कहलाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू वेरी कर रही होती है इक्वेशन टू इक्वेशन, एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन। ठीक है? अब अलजेब्रा में सबसे पहली चीज़ होती है टर्म। अ टर्म इज़ अ पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट होता है सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। ठीक है? या प्लस साइन या माइनस साइन से सेपरेट किया हुआ एक पार्ट होता है, उसे हम टर्म कहते हैं। अब ये जो टर्म होता है ये कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे जस्ट अ नंबर, ये वेरिएबल भी हो सकता है लाइक एक्स एंड वाई, अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल भी हो सकता है। अब इधर देखें 4x है, इट मींस 4 मल्टीप्लाइड बाय x है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में, इसके अंदर x y 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो वो किसी भी तीनों में से कोई भी फॉर्म में हो सकता है, उसे हम उसका टर्म कहेंगे। एग्जांपल में देख लें, बुनियादी सी चीज़ है ये, जैसे 5x + 3y है -7, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर टर्म्स कौन-कौन से हैं? इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, एक 5x टर्म है, एक 3y टर्म है, एक 7 हमारे पास टर्म है। ठीक है? इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में देख लें, a² + ab + b², ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, यूजुअली हमारे पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है? या कोई भी एक यूज़ हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द टर्म आर, इसके अंदर टर्म कौन-कौन से हैं? a² ab b², सिंपल सी बात है। मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको टर्म के बारे में। ठीक है? उसके बाद फिर हमारे पास जो है कोएफ़िशिएंट। अब कोएफ़िशिएंट क्या होता है? अब जब भी वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है ना, जैसे 7x में लिख देता हूँ या 2y लिख देता हूँ, तो इसके साथ जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है, इस कांस्टेंट को हम कोएफ़िशिएंट कहते हैं। ये आइडिया आप एक्सपोनेंट में भी पढ़ के आए थे थोड़ा बहुत। अ कोएफ़िशिएंट इज़ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, तो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में होगा वो उस वेरिएबल का कोएफ़िशिएंट होगा। ठीक है? जैसे इन 7x, 7 इज़ द कोएफ़िशिएंट, इन -4ab, -4 इज़ द कोएफ़िशिएंट, इफ नो नंबर इज़ शोन, द कोएफ़िशिएंट इज़ 1। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सिंपली x लिखा हुआ है तो इसके साथ तो कोई एफिशिएंट है ही नहीं। तो इसके साथ, जिसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा, उसके साथ हम 1 कंसीडर करते हैं। उसकी वजह क्या है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर डज़ नॉट क्रिएट एनी इंपैक्ट ऑन ऑन दैट नंबर। ठीक है? मिसाल के तौर पे 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो तो इस 7 ही रहेगा। इट मीन्स x मल्टीप्लाइड बाय 1 हो तो वो x ही रहेगा, उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई जो खाली नंबर होगा उसको हम, उसके साथ जो होगा, जो सिंपली वेरिएबल होगा, उसके साथ हम जो कोएफिशिएंट कंसीडर करेंगे वो 1 कोएफिशिएंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन x और -x कोएफिशिएंट्स आर 1 और -1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है? अगर मैं -x भी लिख दूँ तो इट मीन्स इधर एक 1 है जो मैंने नहीं लिखा, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोएफिशिएंट अगर मैं पूछूँ -x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे -x का कोएफिशिएंट 1 है। हाँ, अगर -2 लिखा हुआ हो तो -2 मुझे लिखना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि इसके साथ कोएफिशिएंट 2 है। तो टर्म भी समझ में आ गई आपको, कोएफिशिएंट का कांसेप्ट भी समझ में आ गया। अब 2 चीज़ें आ गई, अगर 7 सिंपली अकेला है ना, तो इसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन अगर ये किसी वेरिएबल के साथ है तो हम इसे क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट कहेंगे। ठीक? अच्छा, अब एक्सप्रेशन जो होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक? अब वो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? वो हमारे पास बेसिकली सिर्फ 2 टाइप्स के, वो सॉरी 3 टाइप्स के होते हैं, या इधर 4 चौथी टाइप है, उसके ऊपर भी हम आ जाते हैं। 4 टाइप्स के हम कंसीडर करते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका सिंपली सिंगल टर्म हो, एक टर्म हो। ठीक है? टर्म हम पहले समझ के आए हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास 4x है, ये एक टर्म है, तो हम कहेंगे ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है। या -3a² है, ये भी अलग टर्म है, तो ये हमारे पास क्या है? मोनोमियल
एक्सप्रेशन है, जो सिर्फ सिंगल हो। अगर मैं आपके सामने सिर्फ 3y लिख दूँ, तो आप कहेंगे ये मोनो का मतलब एक होता है, तो ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है। मैं आपके पास लिख दूँ 4z, तो ये भी क्या है? मोनोमियल एक्सप्रेशन है। मैं आपके पास लिख दूँ 3xyz, ये भी मोनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम समझ पढ़ के आए हैं, पीछे मैंने आपको बताया कि टर्म सेपरेट होता है प्लस या माइनस से। जब तक वो नहीं है तो इट मीन्स वो एक ही टर्म है। अगर एक टर्म मिसाल के तौर पे 3xyz है, अगर इसको सेपरेट करेगा तो या तो प्लस साइन सेपरेट करेगी या माइनस साइन सेपरेट करेगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं है इसकी सेपरेशन का। डज़ नॉट मैटर उसके बीच में डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है। ठीक? दूसरा हमारे पास जो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन होती है वो होती है बायनोमियल। बायनोमियल क्या होती है? जिसके 2 एक्सप्रेशन हों, जैसे x + 3 या a² - b, इनके अंदर 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, तो ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? ये एक्सप्रेशन बायनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है? अब मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, बायनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। फिर हमारे पास आ जाएगा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। इट मीन्स जिसके 3 टर्म्स हों, 3 टर्म्स जिसके हों। फॉर एग्जांपल देखें, x² + 2x + 1, ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा एक्सप्रेशन है, तो आप कहेंगे ये ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। इसके बाद अगर 4 टर्म आ जाएँ, 5 टर्म आ जाएँ, 6 टर्म आ जाएँ, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं सिंपली। ठीक है? अब पॉलिनोमियल क्या कहते हैं? एनी एक्सप्रेशन विथ 1 और मोर टर्म, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इट मीन्स कि अगर मैं सिंपली x लिख रहा हूँ तो है तो ये मोनोमियल, लेकिन इसे हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। अगर मैं आपके सामने 2x + 3 लिख दूँ तो है तो ये बायनोमियल, लेकिन इसे हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली कहेंगे तो हम बायनोमियल कहेंगे, अगर जनरलाइज़ कहेंगे तो पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास 2x + 3y + 4 आ जाता है तो ये ट्राइनोमियल, लेकिन इसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। इट मीन्स कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, वो क्या होता है? वो पॉलिनोमियल होता है। ऑल मोनोमियल, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स, ये सारे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं हमारे पास? पॉलिनोमियल्स होते हैं। नहीं, नहीं, माइनस नहीं है, ये देखिए ज़रा मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। ये कॉमा है, कॉमा ये मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, तो 4x एक अलग एक्सप्रेशन है, बीच में कॉमा है। ठीक है? -3a² एक अलग एक्सप्रेशन है। अगर ये इस तरीके से होता ना 4x - 3a², तो आप कहते कि ये बायनोमियल है। अब क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, इधर भी देखें, इधर तो ऐसे ये तो पॉलिनोमियल बन गया क्योंकि इसमें 4 एक्सप्रेशन है, या 3 एक्सप्रेशन है तो ट्राइनोमियल बन जाए, बीच में कॉमा दिया हुआ है, ये 2 सेपरेट चीज़ें हैं। ठीक? इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, उनकी टाइप्स ये आ गई हैं, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस। अब ये बुनियादी सी चीज़ें हैं, फाउंडेशन वाली है। अब ज़रा इसको थोड़ा-सा सॉल्व कर लें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायनोमियल एक्सप्रेशन? जी, सी। ठीक है, क्लियर सी सिंपल सी बातें हैं, इसको हम जल्दी-जल्दी करते जाते हैं ताकि आगे हमारा जो टाइम लगना है वो हम आगे ले सकें। ठीक, इसका सिंपल सी बात है, इसका क्या होगा? बी, बी क्यों कहा है भाई? हाँ, सी है ना, बायनोमियल मीन्स जिसके 2 टर्म्स हों। 2a + 5 टी 2 टर्म्स हैं। व्हिच एक्सप्रेशन इज़ मोनोमियल? मोनोमियल कौन-सा है इसके अंदर? ए है, बिल्कुल, जिसका एक ही टर्म है। वो क्या है? मोनोमियल ए है। ठीक, थर्ड देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ ट्राइनोमियल? जिसके 3 टर्म्स हों। ए, ए है इसका भी, x ठीक है? स्क्वायर + 2 बिल्कुल, इसका भी सिंपल सा है। ये सिंपल सी हमारे पास कांसेप्ट आ गया। अब अब आ जाते हैं हम मेन चीज़ के ऊपर, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं? ये अलजेब्रिक फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, ठीक है? इनमें से मैं आपको सिर्फ मेजर और इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ बता रहा हूँ, जिनको हमारा यूजुअली एमसीक्यूज़ में यूज़ होता है। मैं क्यूबिक वाले फ़ॉर्मूलाज़ आपको नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाएँगे और वो इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ में आते नहीं हैं, क्योंकि उनके सॉल्यूशंस थोड़े से बड़े होते हैं। अच्छा, अलजेब्रिक पहला फ़ॉर्मूला है सिंपल, आपने पहले ही पढ़ा होगा, a + b होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a² + 2ab + b स्क्वायर। तो जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से आ जाएगा जिसके अंदर हमारे पास a + b की फॉर्म होगी, पहले टर्म को हम a कह देंगे, दूसरे टर्म को हम b कह देंगे और उनके ऊपर होल स्क्वायर होगा। तो वो बराबर हमारे होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। ये आपने फ़ॉर्मूले फिंगर टिप्स के ऊपर रट लेने हैं। ठीक? तो a + b एक्सप्रेशन जब भी आपके सामने आ जाएगा तो आपके पास फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? a² + 2ab + b स्क्वायर। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन आता है x + 2 का होल स्क्वायर, तो इसको ब्रेक करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? आप यही फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसके अंदर आप कंसीडर करेंगे पहले टर्म को a, दूसरे टर्म को b, और फिर इस फ़ॉर्मूले के तहत आप सॉल्व करते रहेंगे कि मतलब अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो पहले मैं क्या करूँगा? a का स्क्वायर लिखूँगा। a क्या है हमारे पास? x है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 फ़ॉर्मूले का आ गया हमारे पास ये वाला, a मल्टीप्लाइड बाय b लिखा हुआ है, तो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर। इसको फर्दर सिम्प्लीफाई अगर हम करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x हो जाएगा, प्लस 4। ये आपके पास ब्रेक हो गया। ठीक है? a प्लस b होल स्क्वायर आपके पास ब्रेक हो गया। इसी तरीके से दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास जो आता है वो आता है a माइनस b होल स्क्वायर। अब इन दोनों फ़ॉर्मूलों में फ़र्क क्या है? इन दोनों फ़ॉर्मूलों में फ़र्क सिर्फ़ ये है कि a माइनस b होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये बात ज़हन में रखना है कि प्लस b स्क्वायर दोनों में है, सिर्फ़ माइनस कहाँ पे आएगा? अगर a माइनस b होल स्क्वायर है तो सिर्फ़ a स्क्वायर के बाद माइनस 2ab आएगा। एग्ज़ाम्पल उठाते हैं वही, अगर x माइनस 2 होल स्क्वायर होता तो इसको हम फ़ॉर्मूले में इस आइडेंटिटी में पुट करते तो ये हमारे पास पहला टर्म x a हो जाता, दूसरा टर्म जो है हमारे पास वो b हो जाता। अब हम फ़ॉर्मूले के हिसाब से इसको ब्रेक कर लेते हैं।
ए स्क्वायर इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a और b, ये हमारे पास माइनस 4x हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर मतलब 4, हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरीके से डिफाइन होगा। समझ में आई ये बात? नो सर। जी सर, क्या समझ में नहीं आया है ना? सर ये जो आपने एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक्स, ये कहाँ से लिख रहे हैं, मुझे ये भी नहीं समझ में आया। जब भी अलजबरा में आपके पास कोई एक्सप्रेशन इस सूरत में आ जाए कि दो टर्म्स हो, एक टर्म मिसाल के तौर पर a हो, दूसरा टर्म आपके पास b हो, और उन दोनों के दरमियान प्लस हो, और उसके ऊपर होल स्क्वायर हो, मतलब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। अब हम पहले जो एक्सपोनेंट्स में सॉल्व करके आए हैं, हम उसके में कैसे करते, हम करते a के ऊपर अलग स्क्वायर दे सकते थे, b के ऊपर अलग स्क्वायर दे सकते थे। ठीक है, ये तो सिंपल सा पता है ना आपको, जो हम एक्सपोनेंट्स में पढ़ के आए थे। जी इधर हम सर। हाँ, इधर हम ऐसा नहीं करेंगे, इधर हम a प्लस बी होल स्क्वायर एक प्रॉपर आइडेंटिटी है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे कि जब भी कंडीशन आ जाए a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। इसके अंदर अगर मैं आपको कंसीडर, इधर हम कर लेते हैं कोई वैल्यूज। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास 2x है जी, अगर आपके पास मिसाल के तौर पर एक वैल्यू आती है, एक्सप्रेशन आता है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें, इसके अंदर दो टर्म्स हैं, एक 2x है और एक 3 है। तो हम पहले वाले टर्म को a कंसीडर करेंगे, दूसरे वाले टर्म को b कंसीडर करेंगे, फिर हम इस आइडेंटिटी के ऊपर आ जाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कहती है कि पहले a का स्क्वायर करें, फिर a b को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, a b और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर b का स्क्वायर कर दें, आपका एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन हो जाएगा। तो हम अगर इसी तरीके से पुट करना चाहें तो a प्लस बी होल स्क्वायर a है, इसका मतलब हो गया a स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, फिर हमारे पास ये प्लस की सिंबल, जो फार्मूले में, इस फार्मूले को ध्यान में रखना है, अपने सामने रखना है। प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी, ए हमारे पास 2x है, b हमारे पास 3 है, उसके बाद फिर हमारे पास प्लस में 3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर 2 टू द 4 हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 2 टू द 4, 4 3 द 12, ये हमारे पास 12x हो जाएगा, प्लस 3 3 द 9, ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन हो गया। ये इसका बेसिकली आम ज़बान में कहूँ तो आंसर आ गया। ठीक, अब माइनस जी में, अगर यही बात माइनस में होती तो हम कैसे करते, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, इस तरह का एक्सप्रेशन होता कोई, तो इसके लिए हम क्या करते, ये माइनस में समझ लेना है, माइनस वाले में आइडेंटिटी सेम है। ठीक है, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, अगर इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए जिसके अंदर दो टर्म हो और उनके ऊपर एक होल स्क्वायर हो, जैसे इसके ऊपर ये होल स्क्वायर है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहती है कि ये टर्म बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये पहला वाला टर्म हम अगर a कंसीडर करेंगे, सेकंड वाला टर्म हम b कंसीडर करेंगे। तो a का स्क्वायर पहले करना है, इट मींस 2x इसका होल स्क्वायर हम कर देंगे, प्लस, सॉरी माइनस आएगा इसमें, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए हमारे पास क्या है 2x है, ये हमने a की जगह पे 2x लिख दिया। उसके बाद b है, b को मल्टीप्लाई, b हमारे पास इधर 3 है, 3 लिख दिया, प्लस की सिंबल आ गई, ये साइन जो हमारे पास फार्मूले में है। उसके बाद फिर b का स्क्वायर, b हमारे पास 3 है तो हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया। वैल्यूज हमने इस आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, 2x के ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये 2 इससे भी, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इट मींस ये x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 2 टू द 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर, माइनस की साइन सेम आ गई। अब ये 2 टू द 4, 4 3 द 12, ये तीनों हम कांस्टेंट वैल्यूज जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 12 आ गया और x का कोई है नहीं तो x को सेम लिख दिया हमने, प्लस में फिर हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर, 3 3 9, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, अब आपने ये जो आइडेंटिटीज है ना, ये आइडेंटिटीज आपको फिंगर टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए, मतलब आपके सामने अलजबरा में इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें दो टर्म्स हों और उनके ऊपर होल स्क्वायर हो, तो आंखें बंद करके आपने ये वैल्यू, ये आइडेंटिटी पुट कर देनी है। ठीक, ठीक। अब इसमें देखें, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर? जी, ए। ए होगी। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक चीज, डी इरफाना, डी कैसे है भाई, 2ab, जो ये मैंने इंटेंशनली इस तरह का ऐड किया है। अब जरा थोड़ा सा देखें, रीअरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, एज लॉन्ग एज वो डिफाइन हो रही हैं तो ठीक है। फर्स्ट वाला टर्म उठा के देखें, इसमें आपने डी बताया, तो डी के अंदर 2 तो है नहीं, इट मींस ये आइडेंटिटी तो गलत है। ये वाली इसमें माइनस है, ये a माइनस बी की आइडेंटिटी है, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, क्योंकि इधर माइनस 2a भी है। अब ये एक्सप्रेशन मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, देखें, एक तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, लेकिन यूजुअली इस फॉर्म में भी आता है, ये वाली फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा जो ए में है फॉर्म। सही। ठीक, जी। चलो, अब ये एक्सप्रेशन आपने, ये आइडेंटिटी जहन में रखनी है, याद रखना है। अब देखें, अब आ गया था हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी प्रॉपर कोई वैल्यू है, हम उसके अंदर कैसे अप्लाई करेंगे।
3x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये भी मेरे ख्याल से इसी नेचर का क्वेश्चन किया है। हमें क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा जो कि बराबर है a जी स्क्वायर सर। प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने इधर देखना है 3x प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो 3x a हो गया, ये 2 हमारे पास b हो गया, तो a का स्क्वायर इट मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक, ए और बी ये वाली आइडेंटिटी हम इधर है, प्लस की साइन आ गई, फिर b का स्क्वायर इट मीन्स 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 3 3 द 9x स्क्वायर प्लस 2 3 द 6 6 टू द 12x प्लस 2 टू द 4। ये आइडेंटिटी ऑप्शन में कहीं मौजूद है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 जी सर ए। जी सर ए। ठीक, आ रही है बात समझ में, सिंपल सी बात है, कोई इतनी नहीं, आपने सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और उनको आपने सिंपल मैथमेटिक्स के साथ सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, विच आइडेंटिटी करेक्टली एक्सपेंड ए 4a माइनस 1 होल स्क्वायर, ये जरा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें इसको। मैं फार्मूला आपके सामने लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके अंदर 4a आप a कंसीडर करेंगे और सेकंड टर्म 1 है जिसको आप b कंसीडर करेंगे। सर बी है आंसर 16a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 1। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, हमारे पास क्या है 4a है, और b हमारे पास क्या है 1 है, सॉरी माइनस आएगा इधर, ये गलती जहन में रखनी है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है, देख लें फ्लो में मेरे से भी हो रही है मिस्टेक। प्लस b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया, 4 4 द 16a स्क्वायर, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया 16a स्क्वायर माइनस 2 4 द 8 8 1 द 8 8a प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आइडेंटिटी हमारे पास मौजूद है ऑप्शन बी में, 16a स्क्वायर प्लस 8a प्लस माइनस 8a प्लस 1। अच्छा, फिर तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास जो आती है ना, वो आती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब देखें इधर आपने एक चीज समझनी है भाई, ए प्लस बी होल स्क्वायर था, इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, जनरली लिख सकता हूँ ना, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, मैंने सेपरेट स्क्वायर जी ले जी लिया। तो अगर आपके पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म के अंदर आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म के अंदर, तो इसको आप अपनी मर्जी से मॉडिफाई करके ए प्लस बी होल स्क्वायर कर देंगे। अगर एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाए, बीच में प्लस की साइन हो, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली कंडीशन है और इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो अलजबरा में ये एक्सेप्ट नहीं होगी। अलजबरा में ये एक अलग से आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। अगर आपके पास सेपरेट में स्क्वायर गिवन आ जाता है और बीच में साइन प्लस है, तो आप इसको उठा के इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर माइनस के टर्म में ये बात आ जाए, तो आप इसको उठा के इस फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते, इसके लिए क्योंकि अलजबरा में एक अलग से आइडेंटिटी आती है, हम वो आइडेंटिटी करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ये आइडेंटिटी क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी आ जाए, तो ये बराबर होगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। एक दफा ए बी को माइनस में लिख देना है, मल्टीप्लाई करके दूसरी दफा हमने ए बी को प्लस में लिख देना है, सिंपल सी बात है। जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेपरेट आएगा, तो इट मीन जब आपके पास सवाल में आएगा प्लस का, तो प्लस में आपको वो कंफ्यूज करने के लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर दे सकता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको सिंपली ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है, और आपके पास आगे इसका फार्मूला आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर यही बात वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कर देता है, तो अब आप जो है इस तरीके से नहीं आ सकते। अब इसके लिए एक अलग से आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी क्या है, वो कहती है ए माइनस बी लिख दो, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस बी, दैट इज इट, ये दो टर्म्स बन जाएंगे। ठीक, जी सर। अब देखें क्वेश्चन फैक्टराइज, इस आइडेंटिटी से हम बेसिकली फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। अब हम जनरली जो नंबर्स हो हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो हम एलसीएम वाली फॉर्म में लेके आते हैं, एलसीएम वाली फॉर्म में लेके हमें इधर जो नंबर्स आ रहे होते हैं वो हम बोलते हैं ये इसके फैक्टर्स हैं। अलजबरा के अंदर फैक्टर्स निकालने के मेथड थोड़े से डिफरेंट है। तो ए स्क्वायर माइनस बी फैक्टराइज 25 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके अंदर एक पे तो स्क्वायर आपको नजर आ गया, दूसरे पे स्क्वायर नहीं है। हम क्या करेंगे, हम दूसरे पे अगर इसको थोड़ा सा हम मोल्ड करेंगे, मोल्ड कैसे करेंगे, अगर 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख दूं, तो कोई हर्ज है? नो सर। नो सर। लिख सकते हैं। तो इट मींस इसको मैं इस फॉर्म में लेके आ सकता हूँ। मैंने क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप ला सकते हैं या नहीं। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास हो जाएगी 5 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला वो कंडीशन आ गई। तो हमने क्या जी करना है, सर। सिंपली पहले 5 माइनस वाई लिख देना है, फिर 5 प्लस वाई लिख देना है, हमारे पास आंसर आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन है? 5 माइनस वाई 5 प्लस वाई, जी सर। ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब इसके अंदर दूसरी देखें, ऑप्शन ए को देखें। ऑप्शन ए में क्या मसला है? सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है। इसी में ऑप्शन ए के अंदर सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है ना।
5 माइनस वाई, इधर y माइनस 5 है, y प्लस 5 है, तो अरेंजमेंट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा आपके पास वो ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड सी। इससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक हुई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इधर स्क्वायर लाने के लिए मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। यस ठीक है, अब मुझे बताएं कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा। पहले हम x माइनस 3 प्लस में लिखेंगे, फिर x माइनस 3 माइनस x प्लस 3 मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये दोनों हम आपस में दो टर्म्स बना के मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखें इधर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया होगा, टेक्निकली तो ये भी सही हो सकता है, सी x माइनस 2 x माइनस 3 होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये प्लस में होता तो शायद हम इसको इस कंडीशन में ला सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में आता है डी वाली कंडीशन में। लेकिन जब माइनस में है तो हमने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि माइनस की हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिटी मौजूद है। जी सर। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 7x प्लस 5 एंड 7x माइनस 5? जी, अब इधर पता है क्या सीन है, इधर आपको फार्मूला रिवर्स कर दिया। आपको इक्वल की निशान, इक्वल का मतलब होता है दोनों चीजें बराबर हैं। आपके पास फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। अब आपको ये वाली कंडीशन दे दी और आपने इसको इस कंडीशन में लेके आना है। तो आपने इस कंडीशन में लाने के लिए क्या करेंगे, ये ए है, 7x ए है और 5 बी है, तो आप लिखेंगे 7x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अगर इसको फर्दर आप इसको जो है वो करेंगे तो आप क्या करेंगे, 7 7 दा 49 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 5 5 दा 25। तो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन, इस तरह का कोई ऑप्शन मौजूद है, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 25। यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड भी दे सकता है और राइट हैंड साइड भी दे सकता है। तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने इधर से उधर रेप्लिकेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड अगर दी है तो राइट हैंड साइड रेप्लिकेट कर देनी है, अगर राइट हैंड साइड दी है तो लेफ्ट हैंड साइड आपने रेप्लिकेट कर देनी है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडेंटिटी इज यूज्ड टू फैक्टर 36 माइनस एक्स स्क्वायर? अब इसके B. ठीक, आपको आइडिया आ रहा है इसका मतलब है। देखें 36 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं 36 को अगर लिख दूं 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, मैंने लिख दिया। अब ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, तो हमने लिख देना है 6 माइनस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स, या x माइनस 6, अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी जो है हमारे पास सेम आइडेंटिटी बन रही है। अगेन इसमें भी ऑप्शन में ऑप्शन सी दिया हुआ है होल स्क्वायर करके, लेकिन क्योंकि माइनस है तो माइनस में हम होल स्क्वायर नहीं करेंगे, प्लस होता तो शायद हम होल स्क्वायर करके ए को करेक्ट कर सकते थे। फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म ब्रेक, मिडिल टर्म ब्रेक करने करके हम कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाए, पहले वाले के साथ कांस्टेंट वेरिएबल हो, उस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर हो, दूसरे वाले के साथ सिंपल वेरिएबल हो और तीसरा कांस्टेंट हो, तो ये इक्वेशन जो होती है इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर इसको इक्वल टू 0 कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत स्पेशल इक्वेशन होती है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ आपके पास, हमारे पास एक है 7x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 8, तो इसके अंदर देखें पहले वाले वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, दूसरे वाले वेरिएबल के ऊपर दूसरे वाले टर्म के साथ सिंपल वेरिएबल है, तीसरा सिर्फ कांस्टेंट है। जब भी इस कंडीशन में हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो उसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर इसको मैं इक्वेट किसी चीज़ के भी कर दूं, हम जीरो पे यूजुअली करते हैं इसको इक्वेट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीकेकार है। वो तरीकेकार क्या है, ये टर्म हमारे पास ए है, ये टर्म हमारे पास बी है और ये टर्म हमारे पास सी है। अगर मैं आपको नंबर्स की एग्जांपल से दूं कि 7x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 है, तो हमारे पास ये टर्म ए है, ये वाला टर्म बी है और ये वाला टर्म हमारे पास सी है। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी, कि पहले वाले टर्म के साथ वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होता है, दूसरे वाले टर्म के साथ सिंपल वेरिएबल होता है और तीसरे टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसको सोल्व करने का फार्मूला हमारे पास है माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस जो भी हो अंडर रूट 4 माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 4ac अपॉन, एक में मैं भूल रहा हूँ शायद इक्वेशन, काफी टाइम बाद देख लेंगे। अच्छा बी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन इस तरीके से है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं कि a की जगह पे जहाँ जहाँ a है इस फार्मूले में, इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ। वैसे इसके ऊपर हमें काम नहीं करना क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है, हम सिंपल फैक्टराइजेशन के ऊपर ही रहेंगे, वो आसान भी तरीका है। इक्वेशन क्या होती है, माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इस टर्म के अंदर देखें, ये हमारे पास 7x² है, 3y है और 9 हमारे पास c है। तो जहां जहां जो जो वैल्यू है, जो जो नंबर है, हमने उस जगह पे वो रिप्लेस कर देना है। ये 4 फार्मूले वाला है, जैसे 2ab में 2 फार्मूले का था तो हम 2 को लिखते थे, और इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो ये हमें इस टर्म को फैक्टराइज करके देगी। ठीक है, मतलब दो टर्म निकालेगी, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। ठीक है, या दोनों प्लस माइनस में हो सकते हैं, बहरहाल उस बात में हम नहीं आते। ठीक, अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो ये फार्मूला लगाने के बाद हमें फैक्टर्स मिलते हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है, फैक्टर जो निकालने हैं इस नंबर के, इस इक्वेशन के, जो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर है, जैसे ये हमारे पास 7x² प्लस 3y प्लस 9 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अगर हमने फैक्टर्स निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड जो हमारे पास मेजर मेथड है जो हम यूज करते हैं, एक मिनट में ये सेव कर लूँ। जी, तो दूसरा मेथड जो हम इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक का। मतलब ये जो बीच वाला टर्म होता है ना, जिसके साथ सिर्फ कंपोनेंट एक्स को वो वेरिएबल होता है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं होती है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं, दो हिस्सों में तोड़ते हैं, तो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स आ जाते हैं। उन 4 टर्म्स को हम दो दो के पेयर बना के रख लेते हैं और उनमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करना। ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही होता है, ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, बस ये बात ध्यान में रखना। इसका मिडिल टर्म हम दो तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं। एक हमने सिंपली, मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फार्मूले से यूज करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला है थोड़ा सा, तो हम इसके सिंपल से मेथड में आते हैं, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक, उसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, ये स्टेप्स अपने पास नोट डाउन कर लें। आपने करना है कि आपके पास इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन आ गई, आपने फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। पहला काम क्या कि आपने फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को, वेरिएबल छोड़ के, कांस्टेंट्स जो है इसके, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास ये इक्वेशन थी 7x² माइनस प्लस 3y माइनस 9 था, तो आपने 7 और 9 को मल्टीप्लाई करना है। 7 और 9 का मल्टीप्लिकेशन आपका 54 आएगा। पहला स्टेप आपने ये किया। फिर आपने इस 54 का एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम लेंगे, जो आपके पास एलसीएम आएगा उसकी, इसके फैक्टर्स है, मिसाल के पास 2 3 4 एंड 5, इसके कोई ये फैक्टर्स निकले एलसीएम में। ठीक है, अब इन फैक्टर्स में से ये जो फैक्टर्स हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से आपने दो ऐसे पेयर बनाने हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, या किसी भी दो ऐसे फैक्टर्स बना दो, ऐसे आपने नंबर्स बनाने हैं मल्टीप्लाई करके, जिनको अगर प्लस करें या माइनस करें तो बीच वाला टर्म आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54 आए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, अब आपने इस कहा कि इसका मिडिल टर्म ब्रेक करें या इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने का प्रोसेस क्या है, आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका आप ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम में जो फैक्टर्स होंगे, उन फैक्टर्स के दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि जिनको प्लस या माइनस करें तो बीच वाला टर्म आ रहा हो इक्वेशन का, और मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा हो। क्लियर हुई बात। मेक पेयर्स फ्रॉम द फैक्टर्स सच दैट एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द पेयर्स गिव्स अ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म दे, ये जो bx वाला टर्म है या इधर 3y वाला टर्म है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स यूजिंग दोज नंबर्स, हम क्या करेंगे फिर, उस मिडिल टर्म को, वो जो दो नंबर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे, उनको हम इस 3y को हम उस तरीके से स्प्लिट कर देंगे। अब इधर हमने ध्यान क्या रखना है, केयरफुली विद द साइन प्लस और माइनस, ये बड़े ध्यान से रखना है, क्योंकि अलजबरा के अंदर जब भी आप फंसेंगे आप इसी तरीके से फंसेंगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस के ऊपर जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं दोबारा रीट्रेट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, सिर्फ आपने कंसेप्ट लेना है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको कहा गया कि भाई इसको फैक्टराइज करें, तो आपने फैक्टराइज कैसे करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करके इस मिडिल वाले टर्म को ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने का जो तरीकेकार है उसमें क्या है, आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ गया, इधर AC है, इधर AC आपके पास आंसर आ जाएगा, इस AC का आपने ले लेना एलसीएम। ठीक है, याद रहे कि आपने मल्टीप्लिकेशन सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू करनी है, जो कोएफिशिएंट साथ होगा, वेरिएबल को आपने ऐसे ही छोड़ देना है, वेरिएबल का कोई वास्ता नहीं है फिलहाल। जब आपने इनका एलसीएम ले लिया तो इधर आपको कोई ना कोई फैक्टर्स मिलेंगे, इन फैक्टर्स में से आपने ऐसे पेयर बनाने हैं, दो दो पेयर, डज नॉट मैटर, आप तीन एक जगह पे रख रहे हैं नंबर और एक अकेला रख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं, उन फैक्टर्स को आपने देखना है कि ये जो फैक्टर बनाए हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो बीच वाला टर्म मिल जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये वाला टर्म मिल जाए, जो जिसका हमने एलसीएम लिया हो। जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो उस, वो जो दो पेयर्स होंगे, उनको उसी फॉर्म के अंदर इस मिडिल टर्म को हटा के उसकी जगह पे लिख देना है। फिर आपके पास दो पेयर्स बन जाएंगे, उसके बाद फिर आप इसकी फैक्टराइजेशन में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये प्रोसेस समझ में आया कि आपने करना क्या है। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा, कि भाई पहले हमने मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किया, फिर हमने उसकी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आया उसका हमने एलसीएम ले लिया, फिर जो उस एलसीएम के फैक्टर्स आए, उन एलसीएम के फैक्टर्स के हमने इस तरह के दो पेयर बनाए कि उन दोनों को प्लस या माइनस कर रहे थे तो हमें बीच वाला टर्म मिल रहा था, और अगर उनको मल्टीप्लाई आपस में कर रहे थे तो हमें एलसीएम वाला मेन टर्म मिल रहा था। तो अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो बीच वाले टर्म्स की जगह पे हम ये दो जो पेयर बनाए होंगे ये लिख देंगे,
ये ध्यान में रखेंगे कि हम माइनस करके लिख रहे हैं, माइनस करने से आंसर ये आ रहा है या प्लस करने से आ रहा है, ठीक है, वो लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास 2 पेयर बन जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई, तरीकेकार समझ में आया? जी सर। चलें अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, इसकी एक्सरसाइज। अब देखें ये हमारे पास एक टर्म है, इस टर्म के अंदर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। अब हमारे पास ये एक टर्म आ गया। इस टर्म के अंदर आप मुझे ये बताएं क्या है कि ये टर्म जो है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहला टर्म जो होता है उसके वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होता है, दूसरा टर्म जो होता है उसके वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं होती, सिंपल वेरिएबल होता है, और तीसरा टर्म हमारे पास कांस्टेंट होता है। ये आ गया हमारे पास। अब इसका हमने करना है मिडिल टर्म ब्रेक। अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए सबसे पहली बात क्या है, आपने फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर इसमें क्या है, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। जी सर। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय हमने 12 कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 12 आया। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। अब इस 12 का हम एलसीएम ले लेंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि आपने मल्टीप्लाई करके 12 का एलसीएम ले लेना है। हम एलसीएम वही प्राइम फैक्टराइजेशन से लेंगे, 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। हमने एलसीएम ले लिया। अब हमारे पास फैक्टर्स आए 2 2 एंड 3, ये तीन फैक्टर्स आए। जी अब सर। तीन फैक्टर्स का ऐसा पेयर बनाना है कि उनको प्लस या माइनस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। अब अगर मैं 2 टू द 4 कर दूं तो एक 4 हो गया, और 4 में अगर प्लस ये वाला 3 कर दूं तो क्या ये 7 हो जाता है? जी सर। तो हमने क्या किया, 2 2 का पेयर बना के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पेयर बनाया जो कि 4 बना, और 3 हमने एज इट इज रहने दिया। तो हमें पता चल गया 4 प्लस 3 क्या होता है, 7 होता है। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या 12 आ रहा है? यस। इसका मतलब हमारे ये मिडिल टर्म जो ब्रेक करना चाहे है वो सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर लिख दिया, सेम ये वाली इक्वेशन हमने लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर सेम लिख दिया, प्लस 7x की जगह पे हमने प्लस 4x प्लस 3x लिख दिया, और आखिर में प्लस 12 हमने सेम लिख दिया। आई बात समझ में? 4x प्लस 3x 7 ही होता है ना, जी सर। 7x ही होगा ना। हमने इसको मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमने ये जो पेयर्स निकाले थे उसकी फॉर्म में लिख दिया। अब इन ये हमारे पास अब 4 टर्म्स हो गए। पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स थे, इधर हमारे पास 4 टर्म्स हो गए। पहले 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे, सेकंड टर्म्स का पेयर बनाएंगे। पहले 2 टर्म्स का पेयर बना के हम क्या करेंगे, इनके अंदर से देखेंगे कॉमन क्या चीज निकल सकती है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x में कॉमन कुछ निकल सकता है जो दोनों में हो? X. एक्स, बिल्कुल एक्स निकल जाएगा। एक्स को हमने बाहर रख देंगे, फिर अंदर क्या रह जाएगा, इधर हमारे पास एक्स रह जाएगा, इधर प्लस का 4 रह जाएगा। आई समझ जी। में? अब इसको अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कंडीशन आ जाएगी, ये वाला टर्म हमारे पास आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4, 4x हो जाएगा। फिर आगे हमारे पास प्लस की साइन। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन आ सकता है? एक्स। एक्स तो नहीं है, 12 के साथ तो एक्स है नहीं, एक्स तो कॉमन नहीं है। इनके साथ 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर 3 में कॉमन ले लूँ तो इधर क्या एक्स रह जाएगा और इधर प्लस 4 रह जाएगा। अगर इसको मैं दोबारा वापस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या मुझे यही वाली कंडीशन मिल जाएगी, 3x 3 4 द 12। जी, आइए बात समझ में। अब अगर यहाँ तक आपने प्रोसेस सही किया है तो आपके पास एक चीज होगी, वो क्या होगी कि ब्रैकेट वाले दोनों टर्म सेम आएंगे, हमेशा सेम आएंगे। ठीक है। जी सर। फिर हम क्या करेंगे, इसी का इसको प्रोसेस करें स्लो स्लो, आपको समझ में आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाले टर्म है उसको एक दफा लिख देंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई वाले बाहर वाले जो टर्म्स है हमारे पास जो कॉमन लिए उनको अलग बना के हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद। तो बताएं ऑप्शन में ऐसा कोई है? यस। अब ये ए। 3 पहले भी आ सकता है, बाद में आ सकता है, नहीं। इस अरेंजमेंट के ऊपर आपने नहीं जाना। मैं इसको x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन ए में है ना ये दोनों चीजें? जी सर। ठीक हुई बात। जी। अब बोल रहा है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28। ठीक। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले तो ये देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये। पहला टर्म के वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, दूसरे टर्म का वेरिएबल सिंपल है, और तीसरे नंबर पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो इट मींस ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करने के मेथड पे चले जाते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो कोएफिशिएंट इसका क्या होगा, 1 होगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 28, 28 ही रहेगा। तो हमें 28 का एलसीएम लेना है। हम लेंगे 28 का एलसीएम, 2 19 सॉरी 14, 2 14 द 28 हो गया। फिर 2 का टेबल लगाया, 2 7 द 14, फिर 7 1 द 7। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब एलसीएम में हमारे पास 3 फैक्टर्स आए हैं। इन 3 फैक्टर्स के हमने 2 पेयर बना रहे हैं। वो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पेयर बनाए और इसको सिंपल रहने दें, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पेयर बनाए और 7 को सिंपल रहने दें। वो डिपेंड करता है कि जो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो। अब 7 टू द 7 14। 14 होता है। अब 14 में 2 प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर 11 आ रहा है? नो। नहीं आ रहा? नो। ठीक हो गई बात, इसका मतलब है ये पेयर नहीं बना। दूसरा पेयर हमारे पास क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 होता है।
यस 4 + 7 हमारे पास 11 होता है। यस इसका मतलब है ये पेयर इधर सेटिस्फाई हो रहा है, हमारे पास मिडिल टर्म आ रहा है 4 + 7। अच्छा 4 + 7 क्या -11 होगा? यस सर देखिए अब थोड़ा इधर समझें, ये टेक्निकल बात है जो आपने लाजमी समझनी है। आपके पेयर बन गए, आपको समझ आ गया 4 और 7, 2 टू द 4 और ये 7 सेम रहेगा हमारे पास जो है फिर बन रहा है। अब 4 + 7, अब देखें क्या, पहले मुझे एक बात बताएं, बुनियादी सी बात, क्या 11 बराबर होता है -11 के? हाँ जी 11 बराबर -11 के नहीं आया समझ। भाई 11 जो है, उसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा ना। बात समझे 11 और -11 एक ही वैल्यूज हैं या दो डिफरेंट वैल्यूज हैं? एक ही है। अच्छा आपके पास मैं आपसे मैं 11 रुपए ले लूं या आपको दे दूं, एक ही बात है? जी सर। हाँ नो सर एक बात नहीं है सर -11 द इंटीजर्स जो थी वो ना, उनमें ना चो, इंटीजर्स वगैरह में ना चो, सिंपल सी बात है, नंबर लाइन 0 से शुरू हो, 1 2 3 पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन 0 से कम में जी जाएंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इट मींस के माइनस का 3 इज नॉट इक्वल टू प्लस का 3। नो ऐसे ही नहीं है ना बराबर, दोनों दो डिफरेंट चीजें। मैथमेटिक्स में माइनस मींस बहुत छोटा, प्लस मींस बहुत बड़ा। यस आई समझ में बात? तो अब मुझे ये बताएं जी क्या -11 और +11 दोनों बराबर हो सकते हैं? नो नहीं हो सकते, इसका मतलब दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब आप देखें इक्वेशन के अंदर 11 माइनस का है प्लस का है, माइनस का इसका मतलब है हमें 4 और 7 को इस तरीके से प्लस करना है कि आंसर माइनस का 11 आए। ये जो फैक्टर्स हमने यस निकाले हैं, अब इसको किस तरीके से मैं करूंगा कि इसका आंसर माइनस का 11 आए। अगर मैं देखें एक चीज, दो कंडीशन लिख रहा हूँ, ये समझिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो प्लस माइनस की मिस्टेक होती है वो इधर ही होती है। अगर मैं कर दूं 4 + 7 तो ये क्या -11 होता है या प्लस का 11 होता है? प्लस का प्लस का 11, इसका मतलब है ये तो इसके बराबर नहीं आ रहा। नो लेकिन अगर मैं -4 -7 करूं, इसका आंसर क्या होगा? -11 -11। इट मींस हमने क्या करना है, साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, तो हमने इसके बीच में ऑपरेशन कौन सा करेंगे, प्लस का करेंगे, और लेकिन साइन कौन सी देंगे, जो बड़े के साथ है साइन, तो इसका आंसर -11 आएगा। यस ठीक है, अब ये मेन आइडिया जहाँ पे अक्सर दफा कंफ्यूजन होती है। अब इस बात को जहन में रखते हुए हम क्या करते हैं, 4 और 7 को किस तरीके से प्लस या माइनस करेंगे हम, -4 -7 इज इक्वल टू -11, और इन दोनों को यस मल्टीप्लाई करें तो क्या प्लस का 28 आता है? यस किसका अगर -4 और -7 को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 28 यानी +28 प्लस का आता है या माइनस का आएगा? प्लस का माइनस का आएगा ना। नहीं, मैंने आपको बात ये शुरू में बताई थी कुछ टाइम पहले कि आप जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो साइन भी मल्टीप्लाई करके साइन ही लिखेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब आंसर तो प्लस का आएगा, 4 7 28 प्लस का 28 आएगा। लेकिन जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं, -4 कर -7 कर रहे होंगे, तो हम इन साइन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो ऑपरेशन होगा दोनों के बीच में, और जो साइन लगाएंगे जवाब में, आंसर में जो साइन लगाएंगे वो बड़े के साथ जो साइन होगी वो लगाएंगे। इट मींस इसका आंसर माइनस में आएगा, -11 आएगा इसका आंसर। यस ठीक है, जी सर अब आप मुझे ये बताएं, इस इक्वेशन में हमारे पास अगर दो फैक्टर्स निकल रहे हैं, -4 और -7, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो -11 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 28 आ रहा है। यहाँ तक बात, इसका मतलब है हमारी ठीक है। अब हम मिडिल टर्म में भी ये चीजें रख देंगे, पहले हमने रख दिया x², फिर हमने रख दिया -4x -7x + 28। नहीं, मल्टीप्लाई से साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, साइन मल्टीप्लाई होती है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, और माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल्स टू प्लस होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले चीजें बता चुका हूँ। जी सर ठीक है, अब हमने इधर पुट कर लिया ये फैक्टर्स इसके, अब एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। फर्स्ट वाले पेयर में से x कॉमन आ गया, हमारे पास बचा x² नहीं आएगा, x सिंपल आएगा, x -4 बच गया। सेकंड वाले टर्म का ये माइनस साइन इधर सेम आ गई। अब इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इधर से 7 मैं 7 कॉमन लूंगा, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, x, और इधर साइन कौन सी आएगी, x के बाद माइनस की आएगी। समझ आ रही है आपको बात, माइनस की आएगी, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस बाद में फिर प्लस हो जाएगा, और 4 इधर हमारे पास आएगा, 7 4 28 होता है। अब देखें यहाँ तक सही थे, तो हमारा मिडिल टर्म जो है, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, ये दोनों सेम आ गए। अब हमने इनको पेयर बना के लिख देना है, x -7 मल्टीप्लाइड बाय x -4, तो ये हमारे पास फैक्टर्स निकल आए। ये कोई ऑप्शन मौजूद है, x -4 x -7 ऑप्शन ए। अरेंजमेंट पे नहीं जाना, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो 5 3 15 है। जी 15 के फैक्टर्स कौन कौन से निकल रहे हैं? 3 और 5 3 और 5 3 और 5, लेट मी डू इट। 5 3 15, 15 3 5 और ये आ जाएगा आपके पास 15 आ रहा है। ठीक है, जी अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? ये थोड़ी सी क्या सवाल की नेचर चेंज है। चलो ये सवाल मैं आपको सॉल्व करता हूँ। अब इस कंडीशन के अंदर हम इस तरीके से करेंगे कि एक पेयर तो हम लेंगे 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15। अगर मैं इसमें से माइनस का 15 लेके -1 कर दूं तो क्या ये हमारे पास माइनस का 14 आएगा? यस सॉरी प्लस का 1 होगा, +1 प्लस का 1 होगा, -14 आएगा। अब जब हमारे पास फैक्टर्स इस तरीके से आ रहे हैं तो 1 तो हम कंसीडर कर सकते हैं। 1 वाहिद नंबर है जो हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब हम जब इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी 3x² -15x प्लस x -5। आई समझ में बात? नो जी सर नो भाई देखें, दो टर्म बन रहे थे, उन दोनों टर्म्स को प्लस या माइनस करने से तो 14 नहीं आ रहा, फैक्टर्स दो जी निकले। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 आ रहा है, तब भी 14 नहीं आ रहा है। इट मींस कि हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो हम ऐड जी क्या सर किया, हमने +1 का कर दिया तो हमने देखा माइनस प्लस माइनस 15 -1 माइनस का 14 बनता है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 15 आ रहा है आंसर। यस 15 बनता 15 आ रहा है। तो हमारे पास जो टर्म्स बच गए बने, एक बना माइनस का 5 15, दूसरा बना 1। तो 1 मींस x के आगे कुछ भी नहीं है, x के आगे जिस वेरिएबल के आगे कुछ नहीं होता उसके आगे हम 1 कंसीडर करते हैं। तो उसकी जगह पे हम सिंपली वेरिएबल जो है वो इटसेल्फ लिखेंगे। तो हमारे पास जो मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद बन गया वो बन गया 3x² -15x प्लस 5 -5 और सॉरी -15x प्लस x -5। एक पेयर हमारे पास ये बन गया, दूसरा पेयर हमारे पास ये बन गया। इस पेयर में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं? इस पेयर में से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर हमारे पास बच जाएगा x -5। यस अच्छा, इस टर्म्स के अंदर ये प्लस का सिंबल आ गया। इस टर्म के अंदर हम अब इसके अंदर तो कोई कॉमन नहीं है, अभी तो समझिएगा बात। x -5 के अंदर तो कोई कॉमन भी नहीं निकल रहा, कोई मल्टीपल भी नहीं निकल रहा, ऐसे ही है। जी सर हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के अंदर हम 1 कंसीडर कर लेंगे, बाहर कॉमन ले लें तो अंदर x -5 बच जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय x रिमेंस, x सेम रहेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 सेम रहेगा। अब हमारे पास ब्रैकेट वाली दोनों चीजें सेम आ गई, इट मींस हमने सही कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे, बाहर वाले टर्म्स का एक पेयर बना के रख देंगे 3x + 1, उसके साथ मल्टीप्लाई में अंदर वाला टर्म रख देंगे x -5। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ए सही है ना ए सही है ना? सर? ए सही है ना जो? हाँ बिल्कुल ए सही होगा इसका। 3x + 1, जी सर प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, ये अलजेब्रा में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है। ठीक,